हाँ बेटा, तो क्या कर रहे थे कि हमने फार्मूला पढ़ा था स्ट्रेट वायर की वजह से, क्योंकि हमने पायरोसिवट लॉ पढ़ा था है ना जी। तो वो क्या था, dP = म्यू नॉट I dl क्रॉस r अपॉन 4 pi r क्यूब ठीक है बेटा। फिर इसको हमने स्केलर फॉर्मेट में लिखा था, तो क्या लिखा था, dP = म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 pi r स्क्वायर ठीक है। फिर एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है उसके कहीं पे भी, तो हमने उसके लिए फार्मूला निकाला था म्यू नॉट I into sin theta 1 plus sin theta 2 4 pi d। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला ठीक है। कितना होता है, क्या होता है बेटा, टेस्ला होता है, और इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसका। अच्छा, इसका फार्मूला ये पढ़ा था कि d जो होगा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। d क्या होगा बेटा, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और थीटा 1 into थीटा 2 कहां से ली जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन से, और अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी। कहां से ली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी। ये हमने पढ़ा। अब डायरेक्शन हम फाइंड तो कर सकते हैं dl क्रॉस r से, पर हमें एक और भी एक तरीका आता है जिसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल। क्या बोला जाता है, राइट हैंड पाम रूल। पाम की स्पेल से लिखिए ना, मान लें कि मुझे यहाँ पे निकालनी है, इस जगह पे करंट कैरिंग वायर इधर है और मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो राइट हैंड का थंब वो करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, इधर करेंगे करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी फिंगर्स को, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सही है ना, कैसे, इस पॉइंट जो पाम होगा, क्या होगा, पाम वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा, फिर मुझे मैं अपनी फिंगर्स को मैं अपनी जो फिंगर्स होगी उसको किधर मैं स्ट्रेच करूंगा, जिस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ठीक है ना, स्ट्रेच करूंगा, और मुझे ये जो मेरा पाम होगा ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, अंदर है ना बेटा, इधर है, अंदर है। अच्छा, मुझे इधर सी पॉइंट पे निकालनी है, तो इधर किधर होगी, बाहर होगी। सही है ना, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब को रखा, फिंगर्स को मैंने स्ट्रेच किया, पाम किधर है, बाहर। तो इधर इस पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन सी पॉइंट पे, यहाँ सी पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। इधर है आउटवर्ड। जैसे मैं यहाँ से पूछूं आपसे कि ये करंट कैरिंग वायर है, बाहर की तरफ आ रही है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये है करंट बाहर आ रहा है, बताएं इस जगह पे, किधर होगी, है ना, करंट बाहर आ रहा है, करंट किधर आ रहा है, बाहर। थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, किधर आया, अपवर्ड, तो इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये आर होगी, है ना बेटा, है? अच्छा सुन ले बेटा, dl क्रॉस r से हमें किसकी डायरेक्शन मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, किससे मिलती है, dl क्रॉस r से, dl क्रॉस r। अब याद होगा आपको कि हमने जब पढ़ा था a क्रॉस b, हमने ये पढ़ा था, तो आया था c वेक्टर, बोला था कि c जो वेक्टर होगा वो
परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी कंटेन करते हैं, सही ना, जिस प्लेन में ए और बी कंटेन करते हैं सी वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा। यहाँ ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी को भी और ए को भी। इसी तरह डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डीएल क्रॉस आर से मिलती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आर को भी परपेंडिकुलर होगी और डीएल को भी परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसको परपेंडिकुलर होगी, डीएल को भी और आर को भी। तो देखिए आर ये था ना, इसको परपेंडिकुलर, और डीएल किधर होगा, बाहर की करंट की डायरेक्शन डीएल होता है ना, तो उसको भी परपेंडिकुलर है, उसको भी क्या है, आर को भी परपेंडिकुलर है और किसको परपेंडिकुलर है, डीएल को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आर ये है ना बेटा, तो आर को भी परपेंडिकुलर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और डीएल को भी परपेंडिकुलर। डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, डीएल किधर होगा, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सही है, डीएल इधर ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सही है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, सही है, समझ आया। आर को भी परपेंडिकुलर होगा और किसको परपेंडिकुलर होगा, डीएल को भी परपेंडिकुलर। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, स्पीड पॉइंट बताओ, स्पीड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बता दो, करंट अंदर, करंट अंदर ये बताओ इतना क्यों बताओ रहे हो, हाँ है ना बेटा, ये ऐसे, ये करंट किधर जा रहा है, अंदर, है ना, तो इधर करेंगे, स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को, ऐसे ऐसे नहीं बनाना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं बनाना, परपेंडिकुलर होगी, अंडरस्टूड है। आर को क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बी, समझ आया कि नहीं है, करंट अंदर जा रहा है, फिंगर्स को किधर स्ट्रेच करेंगे, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, कैसे जा रहे हैं, हाथ किधर है, ऐसे, सही है ना, समझ आया, किससे, दो में बढ़ती है डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर से, और ये समझ आया, डायरेक्शन का तो कोई नहीं होगा ना जनरल, तो निकालना, अब निकालो, अब अगर ये वायर है बेटा और यहाँ पे इधर पे सिंबल वाला कर लेते हैं, ये बी पॉइंट है, इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ए कितना है बेटा, ये 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस जगह पे स्पीड पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो देखो होगी किधर, अंदर, है ना, किधर होगी बेटा, अंदर होगी, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, है ना, और थंब को रखो और अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर होगी, अंदर होगी, सही है, किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अंदर, किधर होगी बेटा, अंदर होगी। फार्मूला क्या है वायर की वजह से, B इक्वल टू क्या, बस म्यू नॉट आई sin 60 कितना होगा, √3 3/2 प्लस 1/2 अपॉन 4π8, सही है ना, समझ में आया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक जब प्रूव कर रहे थे तो एक एंगल इधर ले रहे थे, इस तरफ ले रहे थे, एक नीचे ले रहे थे, है ना, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते जाइएगा, फिर आगे इतना परेशान करें। देखिए जो पहली एंगल लेंगे वो परपेंडिकुलर से लेंगे और तब तक चलेगी जब तक उस लाइन को जाके टच करेगी जो उसके एंड को कनेक्ट करता है, ऊपर वाले एंड को कनेक्ट करता है ना, इस पॉइंट को जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है और एंड को कनेक्ट कर रही है, उस पे जाके करेंगे। और लोअर एंड पे भी ऐसा ही हो रहा है, परपेंडिकुलर से लेंगे और ये उस लाइन पे जाके ये टच करेगी, वो एंगल होगी उस लाइन पे जाके जो लोअर एंड को और उस पॉइंट को टच करता है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
है ना, जी जी एंड वाला है ना, घुमाते आएंगे, सही है, समझ में आया। अच्छा अब ये वाली चीज अगर वेग में है तो हम इसको अब ये वायर यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ये करंट आई जा रहा है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री, ये है पूरा, ठीक है। हमारा जो डी होगा वो ये होगा कि ये होगा, डी नीचे वाला होगा जो परपेंडिकुलर हो, है ना, जो क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी किसके बराबर हो जाएगा, d इज इक्वल टू a cos 30 है ना बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, a cos 30, तो d इज इक्वल टू √3 a/2 इतना हो जाएगा, समझ आया। जो एंगल पहली होगी वो कहाँ से लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर से, तो ऊपर वाले एंड को कनेक्ट करती है उधर तक, है ना, कहाँ से कहाँ होगी, परपेंडिकुलर से ऊपर वाले एंड को जो लाइन कनेक्ट करती होती है वहां पर, है ना, तो ये इधर होगी, है ना, तो θ1 कितनी होगी बेटा, 60 डिग्री, रियलिटी में θ1 और θ2 मिल जाते हैं और d मिल जाता है तो सवाल खत्म हो जाता है ना। अच्छा अब θ2 कैलकुलेट करनी है, θ2 क्या होगी, अपोजिट साइड में जो लोअर एंड वाली लाइन को कनेक्ट करता है उसको, तो यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, समझ में आया, यहाँ से लेंगे जो नीचे तक है वहां तक, तो कितनी हो गई 330, तो θ2 क्या होगा जाएगा बेटा 330 हो जाएगा। थोड़ा सा और भी समझना कि इसको हम इजी कैसे करेंगे। जब बेटा प्रूफ किया था हमने तो आपने देखा होगा कि हमने जो θ1 ली थी वो परपेंडिकुलर से इस तरफ ली थी, ऊपर की तरफ ली थी, और θ2 हमने कैसे ली थी, नीचे ली थी। अब मैं इसको θ2 को -30 भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैंने प्रूफ किया था तो θ1 को ऊपर लिया था और θ2 को नीचे लिया था, है ना, जो लोअर एंड को कनेक्ट करती थी, लोअर एंड की तरफ जाती थी, वो मैंने इस डायरेक्शन में ली थी। अब मैं लोअर एंड वाली जो एंगल है उसको भी मैं θ1 की डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगी माइनस, है ना बेटा, ऐसे मैंने ले लिया, θ2 भी मैं कैसे ले रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में θ2 बंद है, तो बस उसको ऑपोजिट कर दो, क्या कर दो, जब प्रूफ कर रहे थे तो ऐसे जा रहे थे ना, प्रूफ कर रहे थे तो θ2 के लिए कैसे जा रहे थे ऐसे, और θ1 के लिए ऐसे जा रहे थे, है ना, जो लोअर एंड के लिए थी तो उसके लिए ऐसे जा रहे थे, और अपर एंड के लिए ये परपेंडिकुलर था, अपर एंड के लिए क्या कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और लोअर एंड के लिए नीचे जा रहे थे, है ना, इस सेंस में जा रहे थे। अब क्या करें, लोअर एंड के लिए भी हम θ1 के सेंस में जाएंगे ऐसे, तो बस अपोजिट लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, है ना, θ2 क्या हो जाएगा माइनस में, बस इसको ऐसे ले लो, θ2 को किस सेंस में चले गए, θ1 के सेंस में चले गए, है ना, θ1, बस उसकी जगह पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, तो ये -32 के भी 30 के बराबर भी होगा, किसके बराबर होगा, इसमें का इसमें तो नहीं इसमें तो मिल रहा है ना, इधर भी है, ये 30 लगा दो, फिर ये बी नहीं बैठे, दो सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो म्यू नॉट आई साइन 60 बेटा √3/2 -1/2 सही है, अपान 4/8 डी की वैल्यू क्या है, √3a/2 है ना, इसको मैंने इधर मार म्यू नॉट आई जी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई √3 -1 अपान 4/√3 सही है ना, सही है ना बेटा।
अपोजिट वैसे तो पॉजिटिव थीटा टू वरना नहीं तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना। अब थीटा 1 के सेंस में जाओ तो फिर नेगेटिव ले लो बस। जब प्रूव कर रहे थे तो नीचे जा रहे थे, अब हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, थीटा 1 के सेंस में जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव लगा दो बस। ये तार है। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? किधर होगी? किधर होगी? पॉइंट पे किधर होगी? समझ आ रहा है कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, स्ट्रेच करो अपनी फिंगर्स को उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो जिधर जिधर काम आए उधर ही होगा। अब ऊपर हेडिंग दे दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू इनफाइनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बेटा चलिए मान लो कि इधर सुनो, मान लो कि ये जो वायर वो 10 मीटर है और जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो 1 मिलीमीटर पे निकालना चाहते हैं, तो क्या वो एक्ट करेगी? है ना, क्या करेगी? मतलब जो ये वायर है, इस वायर की लेंथ जो है, वायर की जो लेंथ है, ये लेंथ अगर बहुत ज्यादा है इससे डी से, तो वायर एक्ट करेगी एज इनफाइनाइट वायर। ये बेटा ये वाली से बहुत बड़ी है, ये वाली लेंथ जो है ना इससे बहुत बड़ी है, मतलब ये वाली 10 मीटर है, उससे अगर 1 मिलीमीटर की दूरी पर चेक कर रहे हो तो उसके लिए क्या एक्ट करेगी? इनफाइनाइट, है ना। लेकिन नहीं है दीवार जितनी बड़ी तार हो और मैं इतनी दूरी पे करूँ, इतनी दूरी पे चेक कर लूँ, तो इस दूरी के लिए पूरी दीवार जितनी वायर क्या करेगी? इनफाइनाइट एक्ट करेगी। क्या करेगी? इनफाइनाइट एक्ट करेगी। जैसे मान लो कि ये लेंथ जो है ना वो 10 मीटर है और ये जो डी है ना वो 1 मिलीमीटर है, तो फिर तो बहुत इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगी, है ना बेटा। थीटा 1 और थीटा 2 इस पॉइंट पे निकालना है बेटा, इस पॉइंट पे बोले थीटा 1। अच्छा देखो साइन थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 1 5/1 mm, 5/1 mm, 5 ये 5 हो जाएगा, बीच में कर रहा हूँ 5/1 mm, तो इधर 90 डिग्री के करीब आएगा थीटा 1। किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री के बराबर। 5 ये तो देखो ना 5/1 mm, 5 क्या है? मीटर और 1 mm तो इन्फिनिटी है ना। tan इन्फिनिटी क्या होता है? 90 डिग्री। tan इन्फिनिटी क्या होती है? 90 डिग्री, है ना। 5 मीटर और नीचे 1 mm, तो 5 के लिए तो 1 mm क्या हो जाएगा? 5 मीटर के लिए 1 mm क्या हो जाएगा? 0,
क्या हो जाएगा बताओ। 5 की निस्बत में ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंफिनिटी, ये 10 ये इंफिनिटी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा हमें क्या निकालना है थीटा 1, क्या निकालनी है, तो ये तकरीबन किसके बराबर आएगी 90 डिग्री, क्योंकि ये तो इंफिनिटी के बराबर होगा तकरीबन, है ना, किसके बराबर हो जाएगा इंफिनिटी के बराबर चला जाएगा, थीटा 1 भी इंफिनिटी होगा और ये भी इंफिनिटी, क्या हो जाएगा बेटा थीटा 1 भी इंफिनिटी एक्ट करेगी और थीटा 2 भी क्या करेगी इंफिनिटी, जैसे ये देखो ये इंफिनिटी का एक्ट करेगी, कैसे एक्ट करेगी थीटा 1 और थीटा 2 इंफिनिटी एक्ट करेगी, कैसे एक्ट करेगी बेटा इंफिनिटी। इधर से भी देखो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, देखो अगर मैं इधर हूँ ना, देखो एंगल बड़ी बड़ी है ना, थोड़ी तार को बड़ा कर दो, एंगल छोटी है, देखो इधर देखो, अब देखो बेटा एंगल क्या होती जा रही है बड़ी होती जा रही है, जैसे तार बड़ी होती जा रही है एंगल क्या होती जा रही है इंक्रीज करती जा रही है। अब ये इंफिनिटी इतनी हो गई कि यहाँ पे अब ये तकरीबन लाइन कैसे बनेगी सीधी, कैसे बनेगी बेटा, अब यहाँ पे होती तो यहाँ मिल लेती, तार इतनी होती तो इतनी है तो यहाँ मिलेगी, यहाँ है तो यहाँ मिलेगी, यहाँ है तो यहाँ मिलेगी, और बहुत बड़ी है तार, तो ये लाइन ऐसे ऐसे होते कहाँ हो जाएगी सीधी हो जाएगी तकरीबन। तो थीटा 1 और थीटा 2 कैसे एक्ट करेगी ना, थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे इंफिनिटी एक्ट करेगी, क्या करेगी ऐसे इंफिनिटी एक्ट करेगी, है ना बेटा, तो सॉरी 90 क्या हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी बेटा 90 डिग्री, समझ आया ओके। तो यहाँ पे अब देखो b क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई साइन 90 बेटा 1 फिर 90 अपॉन 4 पाई, कितना फासला है a, कितना फासला है a, है ना, d कितना फासला है a फासला है, समझ आया ठीक है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन 4 पाई a हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इतनी होती है इनफाइनाइट, और होगी कैसे अंदर होगी कैसे बेटा समझ आया। उसको सेमी इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट करंट और सेमी लगा देना, क्या कर देना है इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, लिख लेते हैं साइड में आई अपॉन 2 पाई a, सही है। अब सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक एंड का तो पता नहीं है, एक एंड का पता है ना बेटा, एक एंड का तो ये वाली तो एंगल थीटा 1 तो 90 हो जाएगी, दूसरी एंगल तो 0 हो जाएगी, थीटा 2 कितनी हो जाएगी 0, आगे जा ही नहीं है तो मिली पड़ी है ना, है कि नहीं है, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इधर से घुमा के आप 360 हो जाएगा, 360 या देखो है ना। तो थीटा 1 कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, थीटा 1 क्या हो जाएगी 90 डिग्री और थीटा 2 कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी, समझ में आया। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई 90 1 होगा और वो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, है ना बेटा, अपॉन 4 पाई, है ना, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, 4 पाई a, है ना, हाँ तो उसका हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया, सेमी इनफाइनाइट करेगा उसका हाफ म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई 4 पाई सुनना बेटा एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपने करना है। ये एंगल बेटा 37 डिग्री है, सही ना। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पे, जो कि दूरी है a, तार से दूरी कितनी है यहाँ ऐसे दूरी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ये एंगल 37 है और ये करंट गेन बाय है जैसे, सही बेटा समझ आया। अब ये परपेंडिकुलर तो नहीं, परपेंडिकुलर तो ये होगा, इसका ये होगा ना बेटा। तार को परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली पॉइंट होगी है ना, ये वाली लाइन होगी है कि नहीं है। डी ये होगा कि ये होगा, ये होगा है ना। ये 37, ये 90, ये 53, ये 37, ये देखो ये 37, ये कितनी, ये 37, 53, 37, 90, 53, 180 बनेगी। 53 ये 90 ये 37, ये कितनी हो जाएगी 37, समझ आया। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, a cos 37, तो ये हो जाएगा 4 है ना, 4a/5। ये मैं मिटा दूं, ये कितना हो जाएगा 4a/5। ये क्या होगा d, ये क्या होगा। अब देखो एंगल कहाँ से लेते हैं, θ1 परपेंडिकुलर से है ना। तो यहाँ से एंगल लोगे तो इंफिनिटी को मीट करेगी तो 90 हो जाएगी, ये है ना। एंगल कहाँ चली जाती है, इधर से है ना, इधर है ना। अब ये है ना पॉइंट, इधर से करोगे तो ये तो 90 डिग्री बनाएगी ना, इंफिनिटी है। θ1 कहाँ से होगी बेटा, θ1 यहाँ से ना परपेंडिकुलर से एंगल लेंगे ना, तो कितनी होगी है ना। ठीक ये है ना बेटा, यहाँ से तो ये 90 डिग्री बन रही है। θ1 कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और θ2 -37 है ना। दूसरे एंड तक जाना है, θ1 की ही सेंस के माइनस करते हैं ना बेटा। यहाँ से जाना है, ये परपेंडिकुलर घर से जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। ये देखो इधर परपेंडिकुलर से θ1 हो इंफिनिटी 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस एंड तक फिर जाना है, वो तो दूसरे उस एंड तक जा रहे थे ना, 90 डिग्री बन रही थी। कितनी बन रही थी, देखो यहाँ से गए ये 90 डिग्री बन जाएगी ना। ये एंगल ये जाके फिर जाके वो मीट करेगी तो 90 डिग्री तकरीबन। इस परपेंडिकुलर से कितनी एंगल बन गई 90 डिग्री। अच्छा दूसरी इस एंड से मिलना है तो कितना एंगल घूमे 37, पर θ1 के सेंस में घूमे तो जस्ट एंगल को साइन चेंज करो, θ2 क्या हो जाएगा -37। समझ आया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई 90 क्या हो जाएगा 1 -3/5 अपॉन 4/4a/5 है ना बेटा। इस 5 में 5 को मारा उधर 2 आ गया, 2 म्यू नॉट, अच्छा 2 ने भी मारा इधर 2 में मार दिया, तो ये आ गया म्यू नॉट I/8πk। क्या आ गया 8πk जी। इंफिनिटी सेमी इंफिनिटी वाला दूसरे के एंड तो पता है, दूसरा एंड जाकर एंगल 90 डिग्री बन जाती है ना। ये देखिए इंफिनिटी है बेटा, इससे एक एंगल तो जाकर वो ये इंफिनिटी में जाकर देखो इधर से एंगल 90 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी। और दूसरी एंगल तो देखो यहाँ से इधर ही पड़ी हुई है, इधर गई नहीं, नीचे गई नहीं, एंड से मिली हुई है, दूसरे एंड से ये परपेंडिकुलर मिली हुई है ना। नीचे जाए तो फिर दूसरी एंगल बने ना, तो दूसरी एंगल θ2 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और θ1 क्या हो जाएगी 90 डिग्री। समझ आया। म्यू नॉट I/8π, म्यू नॉट I/8π। एक सवाल घर से करके आना। बस बिल्कुल रिपीट है जी हाँ, ये ए है
ये इस तरह से फाइनाइट ये डिस्टेंस इस जगह पे निकालना है इस पॉइंट में साइड ए है बेटा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बीच में फाइंड करनी है कहां पे फाइंड करनी है बीच में फाइंड करनी है ठीक है अब देखो बीच में मैग्नेटिक फील्ड की हर तार की वजह से किधर डायरेक्शन होगी इसकी वजह से अंदर इसकी वजह से भी अंदर इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी अंदर हर इसकी वजह से अंदर जुड़ेगी है ना तो बी नेट क्या हो जाएगा बी नेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स into b due to 1 by है ना b due to 1 by है कि नहीं है 4 टाइम्स b due to 1 by है ना अब देखिए इधर कर ये बीच है तो a by 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा a by 2 ये 45 और ये भी 45 है ना समझ आ रहा है कि नहीं ये बीच है ना ये बाई 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना जैसे ये वाली 45 डिग्री और ये वाली भी कितनी हो जाएगी ये वाली भी कितनी हो जाएगी तो है ये 90 ये 45 ये 45 ये 45 ठीक है हमें आया सही है भाई कैसे पता चला ये भी a by 2 ये भी a by 2 दोनों साइडें बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे एक एंगल 90 है तो दोनों एंगल बराबर कैसे हो सकती है 45 बेटा ये कितना होगा a by 2 ये भी कितना है तो दोनों एंगल बराबर होंगी ना 90 को निकाल के दो एंगल बराबर की रखो कितनी होगी 45 की है ना कितनी होगी तो बी नेट बताओ क्या होगा ओवरऑल 4 टाइम्स बी नेट म्यू नॉट I 1 by √2 plus 1 by √2 upon 4 by into a by 2 सही है हाँ दोनों इसको मारा और यहाँ पे 2 इसमें बार 2 म्यू नॉट टू बाय √2 के बराबर 2 बाय √2 क्या एक y 4 टाइम्स मैंने कहा ये a by 2 है बेटा तो ये परपेंडिकुलर है ना इस पॉइंट पे निकालना है तो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a by 2 तो परपेंडिकुलर से ही एंगल ली जाती है एक रेडियस इधर एक एक्स और ये दूसरा है दो एक्स कवर करने इधर से अपोजिट साइड पे गए सही है थीटा 1 भी 45 थे और थीटा 2 भी एक होमवर्क दूसरा दे रहा हूँ बेटा इधर निकालना है आई और आई ठीक है बीच सेंटर है बिल्कुल क्या है सेंटर इस जगह पे निकाल सही क्लियर इधर सही अंदर